हेलो एवरीवन। आज इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के पहले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम्स के बारे में, और एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करेंगे और साथ ही में हम जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में होती क्या है। काफ़ी थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, वीडियो होने वाला है आज का। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि साथ में एक कॉपी पेन साथ में जरूर लेके ज़रूर बैठें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम अगर आप इंग्लिश के थ्रू जाएं तो एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ जो पर्टिकुलर स्टेप्स यूज किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको कहते हैं अपन एल्गोरिदम्स। अब अगर अब नॉर्मल अपन डेली लाइफ से रिलेट करें, कोई भी काम करने के लिए जो आप स्टेप्स सिलेक्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली एक तरह का एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हें रोज कॉलेज जाना है, अगर तुम्हें रोज अगर कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने के लिए तुम क्या करना? पहले सुबह उठोगे, पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा? सुबह उठना। उसके बाद जो भी नित्य कर्म होते हैं, नित्य क्रियाएं होती हैं, उनको करना। उसके साथ फिर आप तैयार होगे, रेडी होगे, बस स्टॉप तक जाओगे, बस में बैठोगे, बस आपको कॉलेज तक पहुंचाएगी। तो ये जो अलग अलग 5 स्टेप्स इसमें आए, ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे? एल्गोरिदम कहलाया। किस चीज का एल्गोरिदम कहलाया? तुम्हारे कॉलेज जाने का एल्गोरिदम कहलाया। अब घर पे अगर कुछ उनको बनाना है, सबसे सिंपल, अगर तुमको चाय बनानी है तो चाय बनाने को सेपरेट स्टेप्स होंगे। पहले पतीले को गैस पे रखो, गैस चालू करो, फिर पानी उबालो, चाय पत्ती, चीनी, दूध सब डालो। ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं, गैस पे रखना, गैस को चालू करना, ये अलग अलग स्टेप्स साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं? एल्गोरिदम। किसका एल्गोरिदम? चाय बनाने का एल्गोरिदम। अब समझते हैं इसके भाषा में। तो एल्गोरिदम क्या होता है? अगर मैं अभी जो अपन ने बात की उसको लिखना चाहूँ, स्टेप्स to solve particular problem, steps to solve particular problem, कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या स्टेप्स उठा रहे हो। और ये एल्गोरिदम हमारे ह्यूमंस के बीच में अभी से नहीं है, ये जब से इंसानियत है धरती पे। जब पुराने समय में, स्टोन एज के समय में, अगर किसी उस समय की ह्यूमन को हंटिंग करनी थी तो उसको उसका एल्गोरिदम पता था कि सबसे पहले देखो कि शिकार कब, कहाँ से, कितने, किस पहर पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम छुपेंगे, हम इस तरह से उस पर हमला करेंगे। तो वो हंटिंग जो हो रही है वो भी वहाँ पे क्या हो रहा था? एल्गोरिदम का यूज ही किया जा रहा था। तो एल्गोरिदम हमारे बीच में अभी से नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पे क्या यूज होता है इसका? कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं जो हम डेली लाइफ में, जैसे हमारी जो अलग अलग कोडिंग वेबसाइट्स हैं उस पर जो प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है डेवलपमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स यानी हम कह सकते हैं कि हमको जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमारी प्रॉब्लम, हमको रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करना है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाने वाले हैं, क्या स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं, वो हमें बताता है एल्गोरिदम। वो एक एल्गोरिदम होता है। अब थोड़ी अगर इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो वो मैं लिख सकता हूँ, इट इज अ सिंपल सेट ऑफ ऑपरेशंस। क्या बोला? सिंपल सेट्स ऑफ ऑपरेशन। अब सेट सेट मतलब समझते हैं। सेट मतलब ऐसे समूह, ऑपरेशंस का समूह। ऑपरेशन एल्गोरिदम इसका मतलब कुछ नहीं है, तो सेट ऑफ ऑपरेशंस का बेसिकली समूह है, ग्रुप है। अब ये ऑपरेशन हमारे क्या हो सकते हैं? ये कुछ नए ऑपरेशंस नहीं है, ये हमारे वही प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत यूज होने वाले हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशंस, प्रिमिटिव ऑपरेशंस। प्रिमिटिव ऑपरेशंस का क्या मतलब? देखो, ऑपरेशंस हो सकते हैं कई तरह के। जैसे अगर मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, वो ऑपरेटर्स हो सकते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। और वो ऑपरेटर्स हो सकते हैं, अब हम थोड़ा धीरे धीरे कोडिंग में घुसते हैं। अभी आप जितनी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके उसके हिसाब से आपको पता है कि यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, और अगर दो इक्वल टू लगे तो असाइनमेंट ऑपरेशन होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। क्या और तरह के ऑपरेटर्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं और तरह के ऑपरेटर्स, यानी एंड ऑपरेटर्स। और क्या हो सकते हैं? और ऑपरेटर्स,
तो इन्हीं तरह के प्रिमिटिव ऑपरेशंस, अलग अलग इन्हीं तरह के प्रिमिटिव ऑपरेटर्स का जो एक सेट बनाया जाता है वो कहलाता है एल्गोरिथम। अब भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम बोल रहे हो कि तुम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने, तुम सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम डिजाइनिंग कर रहे हो, उसके एल्गोरिथम में तुम ये मैथ्स वाले फंक्शंस क्या है, ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर रहे हो। वो ऐसे, हम ये बात अभी तक इतनी जितनी प्रोग्रामिंग की उतने समझ आ चुका है कि जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे है। अब जहां मैथमेटिक्स की बात आएगी वहां ये सारे प्रिमिटिव ऑपरेटर्स हमको देखने को मिलेंगे ही। हम क्या करते क्या हैं, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस समय हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बना देते हैं और उसे मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको रियल वर्ल्ड में जो लॉजिक हम लगा के सॉल्व कर लेते हैं देख के, वो हम लगा के एक्चुअली में इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल अगर बात करें, मुझे अगर कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे दो नंबर्स को कंपेयर करना है, और अगर मेरे सामने एग्जांपल में मैंने अभी प्रोग्राम की बात नहीं करते, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे लिख दिया, एक 9 लिख दिया है नंबर और एक लिख दिया 18। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि इन दोनों से बड़ा कौन सा, क्या तुम कोई कैलकुलेशन करने वाले हो? रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्या तुम रियल वर्ल्ड में तुम अभी तुम्हारे सामने दो नंबर दिख रहे हैं, इनको देखने के बाद क्या तुम कोई कैलकुलेशन करने वाले हो? बिल्कुल नहीं करने वाले। तुम सीधे बता दोगे कि भैया 18 जो है वो 9 से बड़ा है, 18 जो है वो 9 से बड़ा है। पर ये सेम काम करने के लिए देखो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ गया। अब ये सेम काम अगर मुझे कंप्यूटर से लेना है तो उसकी भाषा में मुझे उसे समझाना होगा, क्योंकि वो देख के नहीं बता सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसे समझाने के लिए मुझे इस तरह के ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम, अब अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें कुछ नया नहीं है। सिंपली क्या है, कुछ प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं, उनका सेट है ऑपरेशन, एल्गोरिथम उनका सबका साथ में सेट है ऑपरेशन। तो एल्गोरिथम के बारे में हमें बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा है। अब ज्यादा अच्छा है वो क्या होता है, अच्छा होना, किसी भी एल्गोरिथम का अच्छा होना बुरा होना क्या होता है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, सो कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम खराब है या कम अच्छा है, वो डिसाइड करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ साइकिल स्टेप्स, किसकी लाइफ साइकिल की बात हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन स्टेप्स का यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली जो लाइफ होती है पूरी, उसमें जिन स्टेप्स का यूज किया जाता है उनकी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। तो मान लेते हैं कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, किसी भी रिक्वायरमेंट की, देखो उस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी इसलिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी मार्केट में जिसको सॉल्व करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होगा। तो मान लेते हैं वो हमारा जो हमें प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर ली, हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि भाई ये जगत में ये दिक्कतें हैं, जगत में ये मुश्किलें हैं, इनको सॉल्व करने के लिए चलो हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डिफाइन कर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिफाइन कर ली गई। अब उसके बाद देखा गया कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या लगने वाला है वो चीज बनाने से मेरे सिंपल है। और हम इसको थोड़ा डेवलपमेंट की भाषा में कंस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स यानी वो रुकावटें या जरूरतें, दोनों एक साथ तुम समझ लो, रिक्वायरमेंट समझ लो। कंस्ट्रेंट्स यानी हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उस पे कितने एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, एक से लेके मान लो मैंने उसमें बोल दिया 1 लाख तक, यानी 1 लाख एकवा यूजर आएगा तो वो सॉफ्टवेयर दिक्कत देने लगेगा। ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिट्स या रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है डिजाइन का। डिजाइन यानी हम कोड लिखने नहीं बैठते हैं कंप्यूटर पे चढ़ कर। यहाँ किसको डिजाइन करने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है लॉजिक डिजाइन करने की। क्या डिजाइन करने की बात हो रही है यहाँ पे, लॉजिक डिजाइन करने की बात की जा रही है कि तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोच लिया है, तुमने रिक्वायरमेंट सोच ली है, तो अब तुम उसमें क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो लॉजिक की, मैं इस प्रॉब्लम में ये लॉजिक लगाने वाला हूँ, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है एक्सप्रेस द डिजाइन। ये जो तुमने लॉजिक बनाया है इसको एक्सप्रेस करो, खुद को ही समझाओ वो लॉजिक। लॉजिक पहले तुमने दिमाग में सोच लिया, अच्छा ऐसा 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 करने वाले हम, अब उस लॉजिक को खुद को समझाओ। वो कैसे समझाते हैं, उसको समझाते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम या विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट कुछ नहीं है बंधु, फ्लो चार्ट वही है। एल्गोरिदम को समझाने के लिए अगर आप डब्बे डब्बे और कुछ एरोस की हेल्प से अगर एक आप चार्ट तैयार करते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। पहले ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप, तो वही फ्लो चार्ट कहलाता है, कुछ अंतर नहीं है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, प्रॉब्लम डिफाइन कर लिए, रिक्वायरमेंट्स देख लिए, कंस्ट्रेंट्स देख लिए, लॉजिक डिजाइन कर लिया। अब उस लॉजिक को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी हेल्प से, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम उस लॉजिक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन यानी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस एल्गोरिदम को वैलिडेट करने वाले हैं, हम इस पे ड्राई रन करके देखने वाले हैं। ड्राई रन आप सभी समझते हैं बहुत अच्छे से। एक बार हम इसमें बिना कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे हम इसको पेन और कॉपी पे चला के देखेंगे कि ये क्या एल्गोरिदम सही में काम कर रहा है या नहीं। हमने वैलिडेशन कर लिया, फिर हम एनालिसिस करेंगे कि ये एल्गोरिदम अच्छा है कि नहीं, क्या और कोई एल्गोरिदम हो सकता है तो वो कितना तेज है या कितना धीमा है, वो सब एनालिसिस। इसके बाद हम किसी लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सी हो, जावा हो, पाइथन, इसकी मदद से हम हेल्प करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इम्प्लीमेंट के होने के बाद उस सॉफ्टवेयर का होगा टेस्टिंग और डिबगिंग। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग अलग अत्याचार करके देखे जाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर बकायदा इस सिचुएशन में जी पा रहा है कि नहीं। तो वो सब हर स्टेप्स इसके अंदर हो जाएंगे, टेस्टिंग और डिबगिंग। तो हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए। अब इन स्टेप्स को बताने के पीछे का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है इन 8 में से सिर्फ 2 स्टेप्स जिनके ऊपर हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक डिपेंडेंट है। और वो 2 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है डिजाइन और दूसरा स्टेप है एनालिसिस। इन्हीं दोनों स्टेप्स के ऊपर हमें ध्यान देना है और इन दोनों स्टेप्स को साथ में बोला जाता है DAA, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जी हाँ, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब ये डिजाइनिंग और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यहाँ पे क्या है, डिजाइन तो तुमने लॉजिक सोच के कर लिया, पर उसका एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। डिजाइनिंग तो तुम लॉजिक बिल्डिंग में सीखोगे, आगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से तुम डिजाइनिंग कैसे करना है वो तो हम सीखने वाले हैं। अभी जो हम पहले सीखेंगे वो हम सीखेंगे क्या, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा फास्ट चल रहा है, कौन सा एल्गोरिथम स्लो चल रहा है, कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिथम ओके ओके। तो वो सारा पार्ट किसके अंदर में आ जाता है हमारे पास, एनालिसिस के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि एनालिसिस एक्चुअली में रिक्वायर्ड क्यों है। अब देखते हैं कि व्हाई एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। एनालिसिस क्यों करना है किसी भी एल्गोरिथम का। ठीक है, बना तो दिया ही है यार, इतनी मेहनत से तो भेजा पच्ची करके जैसे जैसे बनाओ और उसमें भी तुमको एनालिसिस करना है। तो ये एनालिसिस जरूरी क्यों है, इसके बेसिकली प्राइमरी 2 रीजंस हैं। उनमें से जो पहला रीजन है वो है हमारे पास रिसोर्स कंजम्पशन। रिसोर्स कंजम्पशन, पहला रीजन है हमारे पास रिसोर्स कंजम्पशन। रिसोर्स कंजम्पशन यानी कि जो आपका सिस्टम है, जिस हार्डवेयर सिस्टम पे आप बना रहे हो, चाहे आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप हो, उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो उसके लिए एल्गोरिथम यूज किया है, वो उसकी कितनी मेमोरी यूज करने वाला है, पहली बात। वो उसका कितना टाइम यूज करने वाला है, दूसरी बात। देखो रिसोर्सेज किसी भी कंप्यूटर पीसी, देखो मैं बार बार अच्छा पीसी क्यों मेंशन कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ पीसी क्यों मेंशन कर रहा हूँ। देखो अब डेवलपमेंट जो है ओवरऑल एल्गोरिथम्स है, ये आप मोबाइल पर भी चला रहे हैं, मोबाइल में ही मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है, तो ये जो आप चला रहे हो ये एक्चुअली में प्लेटफॉर्म दूसरा हो जाता है। अभी ये हम बात कर रहे हैं पूरी किस प्लेटफॉर्म के लिए, रिसोर्स कंजम्पशन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें तो आप 2 चीजें गिनवा रहे हो, एक टाइम कितना खा रहा है आपके मेमोरी का, सॉरी सीपीयू का। देखो जो पूरा सीपीयू है उसके अंदर 2 बेसिक चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो पूरा जो डब्बा है सीपीयू और एक उसके अंदर की मेमोरी, ठीक है। तो जो 2 रिसोर्स हैं जो आप यूज कर रहे हो, सीपीयू देखता है आपका टाइम कि आप कितना टाइम ले रहे हो उस चीज को चलाने में। देखो कोई अगर आप जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, मान लो वो अटक रहा है, धीरे धीरे खोल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, यार टाइम ले रहा है खुलने में। वो टाइम नहीं ले रहा है, सीपीयू टाइम ले रहा है उसका एल्गोरिथम चलाने में। बात समझ में आ रही है। उसके बाद तो दूसरी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज मैंने बोल दी कि एक जो रिसोर्स है वो बोल रहा हूँ मैं टाइम,
और दूसरा जो रिसोर्स है वो मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ क्या, मेमोरी या स्पेस। दो ही रिसोर्सेज हैं। अब जिसमें से ये जो टाइम वाला पार्ट है, ये अपने सीपीयू में होता है। भाई सीपीयू मैनेज कर रहा है कि क्या कैसा, किस सॉफ्टवेयर को कितना टाइम लग रहा है, किस एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है। साथ में मेमोरी वाला पार्ट कौन मैनेज कर रहा है, ये मेमोरी वाला पार्ट, स्पेस वाला पार्ट हमारे मेमोरी मैनेज कर रही है। अब दो टाइप की मेमोरीज हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, उन सब में ना जाते हुए हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि मेमोरी और स्पेस वाला पार्ट सीपीयू के अंदर, पूरे जो सिस्टम है उसके अंदर की मेमोरी मैनेज कर रही है। पर मान के चलो तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है, फोन में एक रिसोर्स और ऐड हो जाती है। जैसे फोन अलग प्लेटफॉर्म हो गया, पर्सनल कंप्यूटर अलग प्लेटफॉर्म है, फोन अलग प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें अब किसी ऐप बनाना, कोई ऐप डिजाइन करना है फोन के लिए, तो तुमको उसका एल्गोरिथम कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि एक तो वो टाइम ठीक ठाक कंज्यूम करे, स्पेस भी ऐसी कुछ कंज्यूम करे जो चला ले। भाई स्पेस से ज्यादा तो ऐप डाउनलोडिंग करोगे ना। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है फोन में, जाती है पावर, बैटरी। ठीक है, तो वो बैटरी कम से कम ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म के ऊपर वेरी करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि मैं पीसी के रिसोर्स कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। तो पीसी में दो रिसोर्सेज हैं, टाइम और स्पेस। टाइम कौन मैनेज करता है, सीपीयू, और स्पेस कौन मैनेज करता है, हमारे मेमोरी मैनेज करती है। अच्छा, जो दूसरा रीजन है एनालिसिस का, वो है हमारा परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस, कि हम किसी एल्गोरिथम को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकें कि वो कितनी बेहतर या कितनी बदतर है। मान लो तुम्हारे सामने दो एल्गोरिथम्स हैं, अब तुमको उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सा एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस खराब है। तुमको उनका क्या करना पड़ेगा, तुमको उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है, कौन सी एल्गोरिथम खराब है। अच्छी है यानी एफिशिएंट है, और खराब है यानी कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट। बात समझ में। तो एनालिसिस के बेसिक ये दो रीजंस होते हैं। अब तुमको धीरे धीरे जो हमारा टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो कहीं ना कहीं दिखने लगा होगा कि ये जो एनालिसिस है, इसके अंदर हम रिसोर्स कंजम्पशन में एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कोई एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे उस एल्गोरिथम की। वो एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रहा है, हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। अब जब तुम्हारे पास किसी एल्गोरिथम की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो तुम दो एल्गोरिथम्स में से क्या कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका टाइम कम है, किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, और जिसकी कम होगी उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, जिसकी परफॉर्मेंस कम है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है और जिसका स्पेस भी कम है, तो वो एल्गोरिथम क्या बेटर होने वाला है दूसरे वाले एल्गोरिथम के कंपैरिजन में, जिसका टाइम भी ज्यादा है, जिसका स्पेस मेमोरी भी ज्यादा है, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एनालिसिस के थ्रू हमें हमारा टॉपिक हमारा मिल गया कि हम रिसोर्स कंजम्पशन के अंदर देखने वाले हैं दो रिसोर्सेज, जिनमें से एक है टाइम और एक है स्पेस। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा एनालिसिस है वो कितने टाइप का हो सकता है, हम कितने तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एनालिसिस जो है हमारे वो कितने टाइप के हो सकते हैं, एनालिसिस हमारे हो सकते हैं दो टाइप के। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, वो दो टाइप है हमारे पास, ए पोस्टेरियोरी एनालिसिस और एक है हमारे पास ए प्रियोरी एनालिसिस। क्या, ए पोस्टेरियोरी एनालिसिस और ए प्रियोरी एनालिसिस। क्या गंदे से नाम है ना गिने से। तो देखो इन नाम में तुमको क्या उठाना है, इसमें तुमको उठाना है पोस्ट, बात को समझना, और इसमें से तुमको उठाना है प्रायर। मैंने क्या क्या वर्ड्स लेने बोल दी, यहाँ से तुमको बोल दिया कि तुम भैया पोस्ट ले लो, और यहाँ से तुम उठा लो प्रायर। क्या दोनों का हिंदी में अनुवाद आप लोगों के ज्ञान में है। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, और प्रायर मतलब पहले। तो ये जो ए पोस्टेरियोरी एनालिसिस है, ये क्या है, ये है बाद में किया जाने वाला एनालिसिस। किसके बाद में किया जाने वाला एनालिसिस, एल्गोरिथम के चलाए जाने के बाद किए जाने वाला एनालिसिस। यानी आपने पहले एल्गोरिथम बना लिया, उसको चला के देखा, उसके बाद आपने एनालाइज किया कि अच्छा इसको इतना टाइम लगा है, अच्छा इसने इतनी स्पेस ली है। और ये जो ए प्रियोरी एनालिसिस है, ये क्या है, आप एल्गोरिथम को रन करने से पहले ही देख रहे हो कि ये कैसा चलने वाला है।
क्योंकि इसको हम चला के देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। और क्योंकि हम इसमें बिना चलाए देखने वाले हैं अपने गणित के रूल्स के हिसाब से, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस। अब इनमें से हम कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं? हम दोनों में से कोई एक एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं वो अभी आप डिसाइड करोगे खुद ही। कैसे? देखो, ये जो पोस्ट वाला एनालिसिस है, जो बाद में किए जाने वाला एनालिसिस है, ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट यानी आप इसको चला किस पे रहे हो, देखो अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें प्रोसेसर अलग अलग तरह की होती हैं, उनमें मेमोरी अलग अलग तरह की होती है, उनमें ओएस भी अलग अलग तरह के होते हैं। हो सकता है आप में विंडोज हो, किसी में लिनक्स हो, किसी में यूएस, समझ में आ रहा है, यूनिक्स हो। तो उन प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी के कारण तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार ये चलने वाला एल्गोरिथम अच्छा है। हो सकता है विंडोज में अच्छा चल रहा हो, लिनक्स में ना चले। बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंडेंट है किस पे? प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। और वहीं जो हमारा ए प्रियोरी एनालिसिस है, ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है ही नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? क्योंकि भैया इसको तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस एनालिसिस में। इस एनालिसिस में तो हम प्लेटफॉर्म पे चलाने से पहले ही देख लेते हैं कि ये एल्गोरिथम होने कैसे वाला है। सो इसलिए हमारे लिए ये वाला एल्गोरिथम ज्यादा, ये वाला एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिसाइड कर पाना, अगर आपका देखो, अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको पता है कि आप ओएस पे ही चलवाने, आप विंडोज पे ही चलवाने वाले हो, इतना प्रोसेसर ही होना चाहिए, इतनी मेमोरी ही होनी चाहिए, तो आप फिर ये वाला एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो कि आपको पता ही है कि भैया ये सॉफ्टवेयर इस पीसी के अलावा किसी में चलेगा ही नहीं, तो आप कर भी सकते हैं एनालिसिस। पर अगर आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो सभी तरह के ओएस में चलने वाला है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्रियोरी एनालिसिस। और ये एनालिसिस ही मोस्ट रिकमेंडेड होता है। इवन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आप इससे एनालाइज कर रहे हो, तो अगर आप इससे एनालाइज करोगे तो दोनों के रिजल्ट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम फोकस करने वाले हैं किस पे? ए प्रियोरी एनालिसिस पर। उससे पहले हम कुछ थोड़ी बात कर लेते हैं। अब हम जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किसी एल्गोरिथम की दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? किसी भी एल्गोरिथम की दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। एक तो वो टाइम कितना लेने वाला है ना, और दूसरा हम बात करने वाले हैं भैया किस पे? दूसरा हम बात करने वाले हैं कि स्पेस कितनी लेने वाला है। तो टाइम के ऊपर बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस के ऊपर बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम बात कर लेते हैं किस पे? टाइम पे। हमें पता है कि ये जो टाइम वाला पार्ट होता है, बताओ भैया टाइम वाला पार्ट कौन हैंडल करता है? टाइम वाला पार्ट सीपीयू हैंडल करता है। टाइम वाला पार्ट सीपीयू हैंडल करता है। तो हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जो सीपीयू में, उसमें जितने भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं, याद है प्रिमिटिव ऑपरेशंस? अरे याद है कि नहीं? शुरुआत में मैंने बताया कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या होते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशंस यानी, हाँ लिख दो, यहाँ पे विजिबल है, इतनी ऊपर विजिबल होगा नहीं। प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? प्रिमिटिव ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक क्या, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कंपैरेटिव, कंपेयर करने वाले, इक्वल और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और हमारे पास बूलियन, इस तरह के, जैसे बूलियन है उनका नाम रहने देते हैं, एंड ऑपरेटर्स हो गए, और ऑपरेटर्स हो गए। तो ये जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको हम प्रिमिटिव ऑपरेटर्स कहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके एल्गोरिथम में, ध्यान सुन लो, अगर आपके एल्गोरिथम में इन प्रिमिटिव ऑपरेटर्स में से कोई भी एक मौजूद है, इन प्रिमिटिव ऑपरेटर्स में से कोई भी एक मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हो, a प्लस बी करके आप इसकी वैल्यू को किसी c वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, a प्लस बी करके इसकी वैल्यू किसी c वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो,
तो यहाँ पर आप कौन कौन से दो प्रिमिटिव ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हो? देखो, पहला प्रिमिटिव ऑपरेटर तो हो गया एडिशन, एक और एक प्रिमिटिव ऑपरेटर हो गया इक्वल टू। यहाँ मैंने एरो बनाया क्योंकि अभी हम इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं, अभी हम एल्गोरिथम ऑफ फ्लो के फॉर्म में ही लिखना चाह रहे हैं, तो ये इक्वल टू है। क्या कर रहे हैं हम? a प्लस बी को जोड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू असाइन किस पे कर रहे हैं? c पे कर रहे हैं। तो यहाँ कितने प्रिमिटिव ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं? दो। तो जितने भी प्रिमिटिव ऑपरेटर्स हैं वो सब सीपीयू में चलने के लिए 1 यूनिट टाइम लेते हैं, ना 1 सेकंड, ना 1 मिनट, ना 1 घंटा, ना 1 दिन, ना 1 साल, वो लेते हैं 1 यूनिट टाइम। यानी अगर मैं ये एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं तो ये एडिशन होने में कितना टाइम लग रहा होगा? 1 यूनिट। याद रखनी है ये बात। और ये इक्वल टू लगने में कितना टाइम लग रहा होगा? 1 यूनिट। तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि भैया ये वाली पूरी इक्वेशन तुमको कितना यूनिट टाइम ले रही है सीपीयू पे चलने के लिए, तो क्या तुम बता पाओगे? हाँ बोलिए। 1 यूनिट और 1 यूनिट को जोड़ देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 2 यूनिट टाइम। समझ आए? बात समझ में आई? तो बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि इन प्रिमिटिव ऑपरेटर्स में से अगर आप कोई भी एक ऑपरेटर यूज कर रहे हो, जितने भी ऑपरेटर यूज करोगे इनमें से वो हमेशा कितना यूनिट टाइम लेंगे? 1 यूनिट टाइम लेंगे। इस लाइन में कितने ऑपरेटर लगे थे? दो, दोनों ने 1-1 यूनिट टाइम लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 यूनिट टाइम लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमने बात कर ली टाइम की। और स्पेस के लिए हम इस एनालिसिस को करते समय, ए प्रियरी एनालिसिस को करते समय हम देखो टाइम के लिए तो हमने बता दिया कि जो प्रिमिटिव ऑपरेटर्स हैं वो 1-1 यूनिट टाइम लेने वाले हैं। किसके अंडर में? ए प्रियरी एनालिसिस के अंडर में। स्पेस के लिए हम मान के चलते हैं कि आपके कंप्यूटर में भाई साहब इनफाइनाइट मेमोरी है, इनफाइनाइट स्पेस मौजूद है, ऐसा मान करके चलते हैं। इसके साथ ही हम एनालिसिस करते हैं। हम इनिशियली मान के चलते हैं कि आपके पास इनफाइनाइट स्पेस मौजूद है उस एल्गोरिथम को चलाने के लिए, उसके बाद ही हम स्पेस एनालिसिस करते हैं। तो बोर्ड पे लिखी हुई हो, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि किसी भी प्रिमिटिव ऑपरेटर को चलने के लिए कितना यूनिट टाइम लगता है? 1 यूनिट टाइम लगता है। और साथ में हम स्पेस एनालिसिस करते समय याद रखेंगे कि हम अज्यूम करके चलेंगे जो टोटल स्पेस सीपीयू में जो कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है वो कितनी है? इनफाइनाइट। कितनी है? इनफाइनाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम एक टेस्ट एल्गोरिथम चला के देखते हैं, उसका हम टाइम रिस्पांस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं। एक हम टेस्ट एल्गोरिथम लेने वाले हैं और उसका निकालेंगे हम टाइम रिस्पांस। हाँ, तो यहाँ हमने सामने लिखा है एक टेस्ट एल्गोरिथम का सूडो कोड। एक बात हम बता देते हैं, सूडो कोड होता क्या है? सूडो, देखो स्टार्टिंग में पी आता है ना। सूडो मतलब होता है डुप्लीकेट, सूडो मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। सूडो कोड का मतलब होता है कि आपने कोड तो लिखा है पर बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज के। सर यहाँ जरा ये जो आपके सामने कोड लिखा हुआ है इसको जरा देख के बताओ कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। ना भैया यहाँ सी दिख रही है, ना यहाँ कुछ ऐसा पाइथन जैसा लग रहा है, और ना यहाँ कुछ जावा जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने लिखा है सूडो कोड। सूडो कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें हम बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कोड लिख के एल्गोरिथम समझा देते हैं। कोड लिख के एल्गोरिथम को समझा देते हैं। सूडो कोड हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सूडो कोड समझ आ गया होगा आपको, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमने कोड लिखा हुआ है, सिंपल इंग्लिश का यूज करके। यहाँ पर जैसे ओवरऑल इस पूरे टेस्ट एल्गोरिथम वाले में 3 स्टेप्स। ऐसा टेस्ट एल्गोरिथम मैंने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया है। देखो मैं मान के चल रहा हूँ तुमको फंक्शंस पता है और फंक्शन दी जाने वाली वैल्यू भी पता है। ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया टेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। उसके अंदर मैंने कोई एक इंटीजर वैल्यू डाली, क्या? n। चलो यहाँ पे ओवरऑल तुमको कितने स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं मैं बता देता हूँ कि अभी तुम स्टेप्स को किस तरह से पहचानो। पहला स्टेप तुम्हें ये वाली लाइन में देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टेप ये वाला फॉर लूप है
दूसरा स्टेप ये वाला फॉर लूप है और तीसरा स्टेप ये दोनों फॉर लूप, तीसरा स्टेप ये दोनों फॉर लूप। तो मेरे पास एक टेस्ट एल्गोरिथम को मैंने सूडो कोड लिखा, सूडो कोड यानी वो कोड जिसमें हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज तो नहीं करते हैं, पर सिंपल वर्ड्स की हेल्प से कुछ कोडिंग जैसा लिख के हम एल्गोरिथम समझा देते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि एक फंक्शन है एल्गोरिथम करके, उसके अंदर मैंने इंटीजर इनपुट डाला है n। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स y और z का सम होके वो किस में स्टोर हो रहा है, x में स्टोर हो रहा है। बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में मुझे समझ आ रहा है कि कोई एक फॉर लूप है जो i के लिए चल रहा है, कहां से कहां तक चल रहा है, 1 to n तक चल रहा है, 1 to n तक चल रहा है। और उस फॉर लूप के अंदर यहाँ पे b और c का मल्टीप्लिकेशन होके वो a में स्टोर हो रहा है। सेम यहाँ पे i चल रहा है 1 से n तक, और उसी i के अंदर एक फॉर चल रहा है j के लिए 1 to n तक, और उसके दोनों फॉर लूप के अंदर एक फंक्शन चल रहा है k into 3 और उसकी वैल्यू k पे स्टोर कर रही है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो मैंने तुमको समझाए कि क्या उनका स्टेप किस तरह से काम कर रहा है। अब अपन बात करते हैं, अब अपन देखते हैं ये टेस्ट एल्गोरिथम है ये कैसे काम करने वाला है। हम यहाँ गिनेंगे कि पूरा टेस्ट एल्गोरिथम कितना टाइम लेने वाला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सारे स्टेप्स हम समझ लिए, हैं कि यहाँ पे y plus z किया जा रहा है, उसकी वैल्यू x में स्टोर हो रही है। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 to n चल रहा है, और उस फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि a b into c का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसको किस में स्टोर कर रहे हैं, a में स्टोर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो फॉर लूप है, i वाला फॉर लूप है और i वाले फॉर लूप के अंदर एक j वाला फॉर लूप है, और दोनों लूप के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी है कि into 3 की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं किस पे, k पे स्टोर करा रहे हैं। तो अब हम सारे स्टेप्स का अलग अलग टाइम निकालते हैं। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको अब स्टेप समझते जाना। सबसे पहले तुमने अप्रियोरी एनालिसिस अपन सीख रहे हैं, फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ। अप्रियोरी एनालिसिस अपन सीख रहे हैं जिसके अंदर अपन स्पेस और टाइम दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना है, पर फिलहाल अपन अभी पढ़ रहे हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे हैं। तो अभी अपने हाथ में एक सूडो कोड लगा है, उस सूडो कोड में मुझे गिनना है कि हर स्टेप कितना टाइम ले रही है, और सारी स्टेप जितना टाइम ले रहे हैं सबको मैं जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास इस एल्गोरिथम का ओवरऑल टोटल टाइम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो सारे स्टेप्स के अलग अलग टाइम देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जितने भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं वो कितना टाइम लेते हैं, बिल्कुल 1 यूनिट टाइम। यहाँ पे कितने प्रिमिटिव ऑपरेशन देख रहे हैं, 1 और 2, दोनों ने कितना कितना यूनिट टाइम लिया, 1 यूनिट टाइम लिया। तो ओवरऑल कितना यूनिट टाइम हो जाएगा हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास यूनिट टाइम हो जाएगा 2 यूनिट टाइम। कितना टाइम हो जाएगा, 2 यूनिट टाइम हो जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास आ रहा है सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में हमने देखा कि हमारे पास लगा हुआ है एक फॉर लूप। अब देखो फॉर लूप जो होता है उसके अंदर देखो, अब प्रोग्रामिंग में आप ये सब पढ़ के आए होंगे। फॉर लूप जो है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, बोलो हाँ भैया, इनिशियलाइजेशन आता है। सेकंड स्टेप में आता है हमारे पास कंपैरिजन, किसी एक वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे होगे जिससे पता चलेगा वो कब तक चलने वाला है लूप। और उसके बाद हम आएंगे किस पे, इंक्रीमेंट पे। उसके बाद हम आएंगे किस पे, इंक्रीमेंट पे, कि इस वैल्यू को हम बढ़ाने कैसे वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप की। अब एक बात बताओ, इनिशियलाइजेशन स्टेप किसी भी फॉर लूप में अगर तुम इनिशियलाइज करोगे आई को किसी भी वैल्यू से, तो तुम उसको क्या लिखोगे, क्या तुम उसको ऐसे ही लिखने वाले हो कि भैया i is equals to 0 या i is equals to 1, या जिससे भी इनिशियलाइज करने वाले हो। तो यहाँ तुम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हो, क्या ये एक तरह का प्रिमिटिव ऑपरेशन है। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑपरेशन है तो इनिशियलाइजेशन स्टेप में कितना टाइम लगने वाला है, n1 टाइम लगने वाला है, यूनिट टाइम। भैया फॉर लूप के अंदर है, अपन फॉर लूप के अपन देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन करने में मुझे 1 यूनिट टाइम लगने वाला है। बहुत बढ़िया। अब इस 1 यूनिट टाइम के बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, कंपैरिजन पे। इस पे आते हैं कंपैरिजन पे। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि कंपैरिजन कितनी बार होगा। एक बात बताओ, अगर ये लूप 1 से n तक चलाना है तो 1 से n तक तो कंपैरिजन होगा ही होगा,
बिल्कुल सही बात है, पर n के बाद एक बार और कंपैरिजन होगा, n के बाद एक बार और कंपैरिजन होगा, जिस कारण कंपैरिजन वाली कंडीशन फॉल्स होगी और तुम लूप के बाहर आ जाओगे, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स होगी नहीं तब तक तुम लूप के बाहर आओगे नहीं। तो 1 से लेके n तक तो कंपैरिजन चलेगा ही चलेगा, पर एक कंपैरिजन और करना पड़ेगा ताकि वो फाइनल कंपैरिजन जिसके बाद तो लूप के बाहर आओगे। तो इस कंपैरिजन वाले स्टेप के लिए मुझे n+1 टाइम लगेगा। n बार तुमको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा कि i की वैल्यू क्या n से छोटी है बड़ी है, बिल्कुल छोटी है, 1 आया चला दो, i की वैल्यू 2 हुई n से छोटी है चला दो, i की वैल्यू 3 हुई चला दो। जब i की वैल्यू n होगी, देखो 1 2n लिखा है यानी n तक तो वैल्यू चलनी है, यानी i लेस देन इक्वल टू 1 अपन मान के चले। अभी अपन थोड़ा अगर लिख ही लेते हैं लेस देन इक्वल टू n, ऐसी कंडीशन चल रही है तो यानी n तक तो वैल्यू चलेगी। अब जब n वाला, जब i की वैल्यू n हो जाएगी और उस केस में जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद एक कंपैरिजन और होगा, वो कौन सा होगा, n+1 कंपैरिजन। n बार तुम कंपेयर कर करके n तक आ चुके हो, अब तुम एक बार और कंपेयर करोगे और जब तुम देखोगे कि अरे i की वैल्यू तो n से बड़ी हो गई है, तो तब लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ टोटल कंपैरिजन कितने आएंगे, n+1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब आते हैं इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट कितनी बार होने वाला है, सोचा है? इंक्रीमेंट जो है वो कितनी बार होने वाला है, देखो 1 से लेके n तक बढ़ाना है, 1 से 2 बढ़ाया 1 2 3, ऐसे करते करते इंक्रीमेंटेशन होने वाला है n टाइम्स तुम वैल्यूज को इंक्रीमेंट करो। तो ये तीनों टर्म्स इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन और इंक्रीमेंट की हमने किसके लिए लिखी, फॉर लूप के लिए लिखी। अब हम आते हैं फॉर लूप के अंदर। देखो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हम टाइम काउंट कर रहे हैं। ए प्रियोरी एनालिसिस यही कहता है कि आप एल्गोरिथम को चलाओ नहीं, आप पेन कॉपी पे लेके एक एक स्टेप का टाइम देखो कितना चल रहा है। अब हम आते हैं फॉर लूप के अंदर इस कंडीशन में। फिर से प्रिमिटिव डेटा, प्रिमिटिव्स, अपने पास ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू एक यूनिट टाइम पर एक बात देखो यहाँ पे, इसको एक यूनिट टाइम तो लग रहा है, पर ये दोनों ऑपरेशन कितनी बार चलने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है, ये ऑपरेशंस चलने वाले हैं n बार चलने वाले हैं। ये ऑपरेशंस कितनी बार चलने वाले हैं, n बार। जैसे कि अगर ये कंडीशन मैं एक बार चलाता तो टाइम कितना लगता, 1 यूनिट, 2 बार चलाता तो 2 यूनिट, 3 बार चलाता तो 3 यूनिट टाइम। पर इस बार हम कितनी बार चला रहे हैं, इस बार हम चला रहे हैं n बार, तो हमें कितना टाइम लगेगा, n यूनिट टाइम। तो ये ऑपरेशन ऐसे तो 1 यूनिट टाइम लेता है, पर क्योंकि ये n बार चलाया जा रहा है, एक यूनिट का ऑपरेशन n बार चलाया जा रहा है, तो ये हमारे पास लेगा n यूनिट टाइम। सेम ये भी कितना लेगा, n यूनिट टाइम। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा इस ऑपरेशन का, n+n। यहां जैसे किया था 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट तो 2 यूनिट, n यूनिट प्लस n यूनिट यानी 2n यूनिट्स। तो ये जो पूरा सेकंड स्टेप था फॉर लूप से लेके इस स्टेटमेंट तक का, यहाँ पे हमने ये टाइम देखा। अब इन सबको क्या जोड़ के अपन सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से कुछ आ जाएगा 1 2 और 2, तो हो जाएगा 4n और 1+1 हो जाएगा मेरे पास 2। तो सेकंड स्टेप को कितना टाइम लग रहा है, सेकंड स्टेप को लग रहा है 4n+2 यूनिट टाइम, 4n+2 यूनिट टाइम। बहुत सही। अगर यहां तक अभी समझ आ गया है तो एक बार जरा थर्ड स्टेप को ट्राई करते हैं। सभी लोग ट्राई करो। थर्ड स्टेप को जब एक बार ट्राई करोगे तो तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक नहीं 2 फॉर लूप लगे हैं, एक नहीं 2 फॉर लूप लगे हैं, यानी इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। थोड़ा सा ट्विस्ट है पर इसमें, ये जो J वाला फॉर लूप है ये I वाले के अंदर लगा हो, ये बात तुम अग्री कर रहे होगे मेरे साथ। तो अगर I की वैल्यू जब मान के चलो, अगर तुम्हारे पास I जब इज इक्वल टू 1 आएगा तब J तुम्हारा कहां से कहां तक चलेगा, J इज इक्वल टू 1 से लेके 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते क्या वो n तक चलेगा।
यानी आई की एक वैल्यू के लिए जे n बार चला, फिर आई इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, वो फिर से कितनी बार चलेगा, j इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, i इज इक्वल्स टू n तक, तब भी j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक। यानी i के हर स्टेप के लिए j कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है। i के हर स्टेप के लिए j कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है। तो एक बात बताओ, अच्छा चलो पहले बात बताना, अभी ये बताओ, छोड़ो। आई हम देखो ये जो इनिशियलाइजेशन, ये जो तीनों कंडीशन लिखी थी ना, इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, इन्हीं के हेल्प से हम दोनों के लिए भी लिखने वाले हैं। पर देखना, पहले तो इस फॉर लूप के लिए लिखेंगे, फिर से फॉर लूप में जब उसका इनिशियलाइजेशन हुआ होगा, इक्वल टू 0 रखा होगा, तो कितना यूनिट टाइम लगेगा, 1 यूनिट। सेम यहाँ भी कितना लगेगा, 1 यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया। जब कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन n तक तो लूप ही चलने वाला है, n तक तो लूप चलेगा ही, पर उसको ब्रेक करने के लिए एक कंपैरिजन और होगा, आखिरी वाला कंपैरिजन, सबसे लास्ट कंपैरिजन होगा। तो n बार तो कंपैरिजन हुआ और साथ में n+1 यानी आखिरी वाला कंपैरिजन भी हुआ। लास्ट क्या था हमारे पास, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमें पता है 1 से n तक अगर जाओगे तो कितनी बार इंक्रीमेंटेशन होगा, इंक्रीमेंटेशन होगा भैया n बार। ये हो गई फॉर लूप, आई वाले फॉर लूप के लिए। ये किसके लिए लिख दिया अपन ने, आई के लिए लिख दिया। अब आते हैं जे पे। अब जे वाली कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है वो अभी पता चलेगा। जे के लिए भी लिख देते हैं भैया, देखो फॉर लूप है, सब सेम होगा। इनिशियलाइजेशन होगा तो 1 आएगा, कंपैरिजन होगा तो n+1 आएगा, और जब इंक्रीमेंटेशन होगा तो भी क्या आएगा, जे के लिए n ही आएगा। ये तो सेम आ गया, क्या अलग है, डिफरेंस ये है, ये जो जे वाला फॉर लूप है, ये जो जे वाला फॉर लूप है, ये आई वाले फॉर लूप के अंदर है। यानी जितनी बार आई वैल्यू बदलेगा उतनी बार जे वाला लूप पूरा चलेगा। i इक्वल्स टू 1 के लिए जे पूरा चला, 2 के लिए जे पूरा चला, n के लिए ये पूरा चला। यानी जे ऐसे तो इतना टाइम लेगा, पर क्योंकि वो i के साथ चलने वाला है तो वो i के मल्टीपल टाइम्स टाइम लेगा। जैसे कि पिछले वाले में क्या हुआ था, ये दोनों मिलके n+n कितना टाइम लेने वाला, सॉरी 1+1 कितना टाइम लेने वाले थे भाई, ओरिजिनली इनका तो 1 यूनिट टाइम होता। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं ये तो 1 यूनिट टाइम ही लेने वाले थे, पर क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर लगे थे तो ये दोनों ऑपरेशन n टाइम्स चले। अब क्योंकि दोनों ऑपरेशन n टाइम्स चले तो इनका ओरिजिनल टाइम जो कितना हो गया n, देखो ये 1 यूनिट वाला n बार चला तो n यूनिट, 1 यूनिट वाला n बार चला, क्यों, क्योंकि फॉर लूप n का था तो ये n यूनिट। तो ओवरऑल टाइम हमारे पास कितना आ गया था, इन दोनों की साइड से हमारे पास आ गया था 2n टाइम आ गया था। कितना आ गया था, 2n टाइम आ गया था। बहुत बढ़िया। उसी तरह ये जो j लूप है, j इतना टाइम लेने वाला है, सिर्फ j इतना टाइम लेने वाला है। जैसे ये वाला सिर्फ 1 टाइम लेने वाला था, ये j इतना टाइम लेने वाला है, पर क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर लगा है और फॉर लूप खुद कितनी बार चलने वाला है, n बार चलने वाला है, इसका मतलब ये जो j लूप है ये भी कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा। यानी पूरा j लूप खुद n बार चलेगा, क्योंकि i की हर वैल्यू के लिए j पूरा चल रहा है। 2 के लिए पूरा चलेगा, 3 के लिए पूरा चलेगा, 4 के लिए पूरा चलेगा, इस तरह n के लिए भी पूरा चलेगा, यानी j लूप n बार चलेगा। बहुत बढ़िया। अब लास्ट स्टेप में देखो हमारे पास कितने ऑपरेशंस हैं, 2 ऑपरेशंस हैं, एक स्टार और एक असिस्टेंट वाला, असाइनमेंट वाला, सॉरी। ये ऐसे तो 1-1 यूनिट टाइम लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं, 1-1 यूनिट टाइम लेते हैं, पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये जे लूप के अंदर लिखी है, जे लूप के अंदर लिखी है, और जे लूप कितनी बार चलता है, n बार चल रहा है, तो ये कितना यूनिट टाइम लेंगे, n बार लेंगे। पर हमने अभी समझा कि जो जे लूप है ये खुद भी i वाले लूप के अंदर है, और i वाला लूप कितनी बार चल रहा है, वो खुद भी n बार चल रहा है। यानी पहले तो आपने क्या किया, 1 into n किया, 1 into n किया, ये 1 यूनिट वाला ये जो ऑपरेशन है ये इस लूप के कारण n बार चल रहा है, और ये n वाला ऑपरेशन ये खुद भी तो
n बार चलेगा। क्यों? क्योंकि ये i के कारण, ये j के कारण। उसी तरह ये वाला भी 1 into n तो चल रहा था, एक उसका ओरिजिनल टाइम है, ये j के कारण n आ गया, और एक n और आएगा i के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन है j वाला, ये i लूप के अंदर है। तो यहां से मुझे कितना टाइम मिल जाएगा? n स्क्वायर। यहां से कितना मिल जाएगा? n स्क्वायर। और तो मेरे पास दोनों n स्क्वायर को जोड़ के कितना आ जाएगा? 2n स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2n स्क्वायर। अब जब हम इन सारे टाइम्स को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे, आप इनको सिंपलीफाई करोगे तो तुम्हारे पास देखने को मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, यानी स्टेप 3 कितना टाइम लेने वाली है? 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2। बहुत बढ़िया। चलो, तो स्टेप 1 का हमें पता है कि 2 यूनिट टाइम लेगा, स्टेप 2 हमको पता है कि 4n प्लस 2 यूनिट टाइम लेगा, और थर्ड स्टेप का पता है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 यूनिट टाइम लेगा। अब एक बात बताओ, अगर इस पूरे एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स थे, हाँ भैया 3 स्टेप्स थे, तीनों के मुझे अब टाइम पता है, हाँ भैया बिल्कुल पता है। तो अगर मैं तीनों स्टेप्स के टाइम को जोड़ दूं, तीनों स्टेप्स के टाइम को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास एल्गोरिथम का टोटल टाइम आ रहा होगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास एल्गोरिथम का टोटल टाइम आ जाएगा अगर मैं तीनों के टाइम को ऐड कर दूं, यानी 1 का टाइम प्लस 2 का टाइम प्लस 3 का टाइम। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैं यहां इतने पार्ट में कर रहा हूं। 2 फर्स्ट स्टेप के लिए 2 यूनिट टाइम, सेकंड स्टेप के लिए 4n प्लस 2, थर्ड स्टेप के लिए 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 यूनिट टाइम। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6। 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6। इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा जो एल्गोरिथम है ये कितने टाइम पे चलने वाला है? ये चलेगा टोटल टाइम 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6 में। क्यों? क्योंकि इसके सारे स्टेप्स का टाइम हम जब ने ऐड किया तो हमारे पास टोटल टाइम इतना आया। इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तुम लोग तो इतना ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या सीखा हमने यहाँ पे कि हम किस तरह किसी भी एल्गोरिथम जो हमने लॉजिक बनाए हैं उसके एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करेंगे, किस तरह से उसके हर एक स्टेप का टाइम गिनेंगे हम, और किस तरह से लूप्स को हम समझेंगे कि एक के अंदर एक लूप है तो n स्क्वायर, सिंगल लूप है तो n, फॉर लूप है तो 3 स्टेप होंगे, इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन और इंक्रीमेंटेशन। हमने ये सब सीखा। अब हम ये सब जानते हैं कि किसी भी भैया एल्गोरिथम का जो टाइम है वो इतना बड़ा तो नहीं होता। हमने तो भैया, हम तो ये क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो सीखा है कि ओ ऑफ ओ ऐसा गोला बना देंगे, n स्क्वायर लिख देंगे, थीटा बना देंगे, ओमेगा बना देंगे, n लिख देंगे। हमने तो ये पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा। पर उसके पहले का जो बेस है वो ये किस तरह से आया ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। अब इसके आने वाले जो वीडियो होगा हम उसमें समझेंगे कि वो ओ, थीटा और ओमेगा एक्चुअली में होते क्या हैं। उनको कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जिनकी हेल्प से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा, दोनों तरह के एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। ये जो इतने बोर्ड में ये पार्ट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पूरा एल्गोरिथम अपने कॉपी पे लिखना और खुद से एक बार हर एक स्टेप का टाइम निकाल के देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से कि एक्चुअली में चीजें काम कैसे करती हैं। आप चाहो तो सिंपल जो आपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, सम ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इस टाइप की चीजें, फैक्टोरियल का जो आपने प्रोग्राम बनाया होगा, इन सब का आप एक कोड लिखो कॉपी में। ओरिजिनल कोड लिख सकते हो क्योंकि आपको कोड आता है, आप ओरिजिनल कोड लिखो। मैं सूडो कोड लिख के समझाया मैंने, आप ओरिजिनल कोड लिखो, उसमें ये वाला एक प्रियोरी एनालिसिस लगा के ये टोटल टाइम निकालो। जरूरी नहीं है ऐसा n स्क्वायर में ये एक्सप्रेशन आए, हो सकता है n में आए, हो सकता है सिर्फ नंबर आए, या हो सकता है n स्क्वायर से बड़े में कुछ आए। जो आएगा आने दो, देखेंगे उसको। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। उसके लिए आज का वीडियो पता होना, जाना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन थैंक यू।